देखिए, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं पहले पिछली कक्षा में कि रदरफोर्ड ने अपना जो परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया उसमें इन्होंने 5 पॉइंट बताए और सारे पॉइंट सही बताए। हालांकि चौथा पॉइंट जो था वो बताने पर थोड़ी अड़चन में पड़े थे कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ये अगर नाभिक के चारों ओर चक्कर कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, तो ये इस धनात्मक आवेश में गिरता क्यों नहीं है। इन्होंने इस कमी को दूर करने के लिए 5वां पॉइंट दिया था और बताया था कि अगर ये नाभिक है, इसके चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन अगर चक्कर कर रहा है तो इस पर 2 बल कार्य करते हैं। एक बल जो है इस नाभिक के कारण जो आकर्षण बल काम करता है, ठीक है, ये काम करता है, इसको हम कह सकते हैं अभिकेंद्र बल। क्या कह सकते हैं? अभिकेंद्र बल। जो केंद्र से बल लगे उसे कहेंगे अभिकेंद्र बल। और दूसरा इस पर जो लगता है वो लगता है भैया अपकेंद्र बल। ये इधर की तरफ लगता है, ये इधर की तरफ लगता है, ये होता है अपकेंद्र बल। ठीक है, तो अब अपकेंद्र बल और अभिकेंद्र बल दोनों लंबवत होते हैं। तो वो दोनों एक दूसरे को काटते हुए ये मतलब इधर ना बाहर ना जाकर और ये अंदर ना आकर ये गोल गोल प्रवलयाकार मार्ग में घूमता रहता है। ये बात इन्होंने इस कमी को अपने दूर करने के लिए 5वां पॉइंट बताया था। इसके बाद कुछ वैज्ञानिक आए और उन्होंने कहा कि जब कोई वस्तु चलती है तो उसकी लगातार एनर्जी घटती है। जैसे आप पत्थर जो है रस्सी में हमने बांध के बताया घुमाते हैं, तो आप जब तक घुमाते रहेंगे अर्थात बल देते रहेंगे हाथ से, तब तक तो घूमती रहेगी। अगर आपने बल देना बंद कर दिया तो उस पत्थर की एनर्जी कम होनी शुरू हो जाएगी और कम होते 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 एक समय ऐसा आएगा जब वो आपके हाथ से आके टकरा जाएगा। नहीं समझा? जैसे ये इलेक्ट्रॉन है और ये अगर इस नाभिक के चारों ओर चक्कर कर रहा है तो नाभिक के चारों ओर चक्कर करने के कारण इसकी ऊर्जा समाप्त होगी, कम पड़ेगी, ऊर्जा खत्म होगी। और ऊर्जा खत्म होते होते एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जब ये इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे इसकी जो कक्षा होगी ये ऐसे छोटी करते करते ऐसे आते और एक दिन इतनी ऊर्जा इसकी कम हो जाएगी कि ये नाभिक में गिर जाएगा। और जैसे नाभिक में गिरेगा, अगर मान लीजिए हाइड्रोजन का परमाणु है तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, या सोडियम है तो 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन होंगे। तो सारे इलेक्ट्रॉन आकर इस नाभिक में गिरेंगे तो नाभिक का धनात्मक और इस इलेक्ट्रॉन का ऋणात्मक आवेश करके शून्य हो जाएगा। और नाभिक जो है स्थायी नहीं रह पाएगा। नाभिक क्या नहीं रह पाएगा? स्थायी। तो इनकी पहली कमी थी, फर्स्ट कमी, कि रदरफोर्ड नाभिक के स्थायित्व, रदरफोर्ड नाभिक के स्थायित्व की व्याख्या करने में असफल रहे। मतलब रदरफोर्ड ये नहीं बता पाए कि आखिर जब ये बात सामने आई कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी घटेगी तो इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिरेगा और जब नाभिक में गिरेगा तो नाभिक समाप्त हो जाएगा और नाभिक समाप्त हो जाएगा मतलब परमाणु समाप्त हो जाएगा। तो इस बात को स्पष्ट नहीं कर पाए कि आखिर ऐसी कौन सी चीज होती है जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक में नहीं गिरता है। तो ये इनकी हो गई पहली कमी। दूसरी कमी ये थी कि इन्होंने जो स्पेक्ट्रम होता है, सतत स्पेक्ट्रम की व्याख्या की। ठीक है, रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में स्पेक्ट्रम के सतत होने का दावा किया था। इन्होंने मतलब कहा था कि जो इस परमाणु का स्पेक्ट्रम होता है ये सतत होता है। सतत का मतलब
लगातार ऐसे होता है, ठीक है। अच्छा। लेकिन या परंतु परमाणु का स्पेक्ट्रम वास्तव में असतत होता है, हालांकि इस पे आपको अभी ज्यादा जोर नहीं देना दिमाग पर यस सर। कि ये स्पेक्ट्रम क्या होता है। ये जब आप 12th की केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब आपको हाइड्रोजन श्रेणी, बामर श्रेणी, फुंड श्रेणी, स्पेक्ट्रम की श्रेणियां पढ़ने को मिलेंगी। यस सर। उसमें ये आपको पढ़ने को मिलेगा कि ये श्रेणियां जो होती हैं ये सतत ना होकर ऐसे 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 लाइनों के रूप में पाई जाती है, या ऐसे 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 पाई जाती है, ठीक है। सतत का मतलब लगातार, यस तो सर। लगातार ना होकर कहीं है कहीं नहीं है, कहीं है कहीं नहीं है, यस सर। ऐसे होती है। जबकि रदरफोर्ड ने बताया था कि परमाणु का स्पेक्ट्रम जो होता है सतत होता है, जो बाद में पता चला कि सतत ना होके लाइनों में होता, असतत होता है, ठीक है। तो इन दो कमियों को दूर करने के लिए एक अगले वैज्ञानिक आए और वो उनका नाम था नील्स बोर। तो अब आगे हम आपको नील्स बोर का परमाणु मॉडल पढ़ाएंगे।